देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, ये फ्लक्स वगैरह देखा था। और फ्लक्स में हम लोगों ने देखा था इस तरीके से फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ईएमआई देता है, इंड्यूस्ड ईएमआई, है ना। और साथ ही साथ ये भी देखा था कि करंट इंड्यूस होता है, और उसी से कहानी स्टार्ट हुआ था। और फिर यहाँ पे पहुंचा मोशनल ईएमएफ। अगर कोई भी रॉड आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को कट करते हुए मूव करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह किए थे। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा डिस्क रोटेट करता है तो क्या होगा। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। यस। तो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इट इज वी क्रॉस बी डॉट एल। बॉक्स प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बात किया था हम लोगों ने। और डिफरेंट क्वेश्चंस, ये रॉड अब अगर रोटेट करेगा, तो एक बार तो मूव कर रहा था, रोटेट करेगा तो ये कितना होगा, हाफ ऑफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। तो ये हो गया था। फिर इस पे क्वेश्चंस किए थे, और एक अच्छा क्वेश्चन इधर किया था। और फिर डिस्क के रोटेशन से भी लिखा था। और रोटेशन अगर रिंग का होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और कैसे होगा, दो प्रोसेस बताया था, इस तरीके से भी रोटेट कराया जा सकता है, दूसरा इस तरीके से कराया जा सकता है। तो यस। दूसरे तरीके से एसी का जनरेशन हमें दिखा था कि अल्टरनेटिंग हाँ, करंट होता साइन क्या का है। फंक्शन है। तो जब हम लोग एसी चैप्टर पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली इसी चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट हो यस। गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक चीज़ें बताऊंगा, बराबर। और बेसिक चीज़ यस। तुम्हें पहले समझ में आना चाहिए, इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। और मेरी मानो तो सेल्फ इंडक्शन से ज़्यादा इजी है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन समझना भी आसान है, उसमें काम करना भी आसान है। और म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा तो तुम्हें सेल्फ इंडक्शन भी समझ में आ जाएगा। चलो मैं पहले म्यूचुअल इंडक्शन समझाता हूँ, एक रफ। पहले समझाना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया उसके बाद फिर तो थ्योरी तो चलते ही रहेगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन में होता यूं है कि मान लो एक रिंग है, ठीक है, हमारे पास एक रिंग है। तो रिंग में करंट फ्लो कर रहा था, बराबर। रिंग में करंट फ्लो कर रहा था, बहुत ही बढ़िया। और करंट फ्लो करेगा तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना। यस। बोलो किस हाँ। डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, राइट मैग्नेटिक में। फील्ड आएगा। राइट। राइट। तो ये इस राइट। तरीके से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऐसा, ठीक है। लेकिन इसमें करंट फ्लो कर रहा था, लूप वन में करंट फ्लो कर रहा था, जिसको मैं बोल रहा हूँ I1 है, लेट से। और मैं एक दूसरा लूप लिया हूँ, ये वाला, एक दूसरा लूप लिया हूँ। और इस लूप में मुझे डिसाइड करना है कि करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है क्या। तो केस वन, ओके। ओके। केस वन, अगर मैं करंट को कांस्टेंट रखूं तो क्या लूप टू में करंट इंड्यूस होगा क्या। नहीं होगा सर, वो फ्लक्स कांस्टेंट ही रहेगा। बिल्कुल, फ्लक्स कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम्म। प्रॉब्लम ये हुआ कि कोई भी फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा, सिंस द phi इज कांस्टेंट, सो द करंट इन सेकेंड लूप विल बी जीरो, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अब हम लोग केस टू लेते हैं। केस टू में क्या कि मैंने करंट को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, I1 को। तो I1 को अगर मैं इंक्रीज करना स्टार्ट करूं तो क्या लूप टू में फ्लक्स चेंज होगा। हाँ सर, फ्लक्स टू इंक्रीज में, होगा। हाँ। लूप यस। टू में फ्लक्स हाँ। चेंज होगा, और इसको बोलते हैं फ्लक्स इन द लूप टू ड्यू टू वन। वन में चेंजेस करने के फ्लक्स। कारण से टू में चेंज, फ्लक्स में चेंज हो रहा है ना। तो दिस अच्छा, विल, वन में करंट चेंज किया, हाँ, इसमें फ्लक्स। ओके। फ्लक्स ऑन टू ड्यू टू वन, ऐसे हम लोग डील करते हैं।
So this is not constant, this will be variable, and क्योंकि फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है तो करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, दैट विल नॉट नॉट इक्वल बी टू। इक्वल्स टू जीरो। अच्छा तुम मुझे डायरेक्शन बता सकते हो क्या कि करंट इंड्यूस कैसे तरीके से होगा, करंट क्योंकि अभी इंक्रीज सर कर रहा है। मतलब इन वो अपोज करेगा तो उसमें मतलब चलो कैसे मैं बताऊं मैं, ऐसा क्लॉकवाइज एंटी ऐसा करता हूँ कि ये ऑब्जर्वर लेस इधर है। हाँ सर आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। हाँ, तो इस सर ऑब्जर्वर क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगा। चलो अब मैं इसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ। अगर ये हमारे पास एक लूप है तो ऑब्जर्वर को लूप ऐसा दिख रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वर की तरफ आते हुए दिखेगा, और मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे बढ़ेगा या घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का हाँ स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है इस लूप में, तो मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेगा फ्लक्स कांस्टेंट रखने के लिए, लेस लॉ। लेंस लो। यस, तो किस यस डायरेक्शन सर, में इसको फ्लो कराना चाहिए, क्लॉकवाइज। क्लॉक। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इंड्यूस जो होगा करंट, इसलिए सेकेंड करंट इज इंड्यूस्ड करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में जाएगा, इंड्यूस तक। तो यहाँ पे हमारा I2 इज नॉट जीरो एंड द डायरेक्शन इज ऑल्सो क्या है ये, क्लॉकवाइज। ठीक है, केस थर्ड लेते हैं। यस केस थर्ड में हम लोग ये बोलते हैं कि जो करंट 1 है वो डिक्रीज कर रहा है, तो अब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंटी इंड्यूस्ड हो क्लॉकवाइज हो जाएगा। जाएगा, इंड्यूस करंट। बिल्कुल। तो तुम्हें अच्छे तरीके से दिख गया कि डायरेक्शन जो है वो एंटी ठीक हो जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा, और साथ ही साथ करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, I2 विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो एक बात समझ में आ रही है कि अगर तुम लूप 1 में कोई भी चेंजेस करो, लूप 1 में कोई भी चेंज करो, तो लूप 2 में फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उस फ्लक्स चेंज होने के कारण से यस, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट सही। बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ यस सर। फ्लक्स, that flux in loop 2 due to 1 is directly proportional to I1। देखो अच्छे तरीके से इस ओके, बात को, तो फ्लक्स इन सेकंड। flux in loop 2 due to 1 is directly proportional to I1। अच्छा हाँ। यस यस सर। बोल सकता हूँ क्या, हाँ अगर हाँ I सर, क्योंकि उसके वजह से हाँ देखो मैग्नेटिक देखो, फील्ड एक बढ़ रही है। एक एक करके हम लोग समझते हैं। अगर I1 इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड यस इंक्रीज होगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B डॉट है, तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, यस। यस सर। फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। हाँ तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या बोल दिया, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बराबर। करंट इन। अच्छा सही। हाँ अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है तो मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लेकर के आऊंगा, समझ में आया क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है कांस्टेंट तो कोई ओके। कांस्टेंट लेके आऊंगा, हाँ तो डेट विल बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, मैं यहाँ पे अभी k लिख रहा हूँ, और I1। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके आता है जो कि सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग यूज करते हैं। और इसी को अगर डिफरेंशिएट कर लें तो फ्लक्स का डिफरेंशिएशन क्या देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। फ्लक्स का ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। और इसी को अगर हम लोग यस डिफरेंशिएट सर। कर देते हैं तो ये हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ दे देता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के डी आई बाई, डीआई बाई डी। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, यस एक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये वाला और ये वाला। अब इसमें सर k जो इसमें है, हम लोग जो फ्लक्स का अब चेंज। एक मिनट रुक जाओ, जो k है इस k का वैल्यू तुम चाहे तो m ले सकते हो जिसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, और चाहो तो l बोल सकते हो जिसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन के सेम। बारे में अभी हम लोग समझेंगे। हाँ, दोनों का मतलब अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, अभी l के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन दोनों में फॉर्मूले सेम रहेंगे, ये जो तरीका है ये एग्जैक्टली सेम रहेगा, ओके ठीक है। ओके सर। अब
अब और अच्छे तरीके से समझो, इसे म्यूचुअल क्यों कहा गया, है ना, म्यूचुअल क्यों कहा गया, डाउट्स वगैरह को भी संभाल के रखना, म्यूचुअल क्यों कहा गया। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ कि मैंने ये लूप लिया और लूप 1 ये है और ये लूप 2। मैंने ऐसा किया कि इस बार जो करंट है वो मैंने इस लूप 2 में इंड्यूस करा, मतलब कि रखा है, बराबर। 1 में बिल्कुल भी करंट नहीं डाला, इस बार लूप 2 में डाला, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बिल्कुल आएगा, ऐसा होगा मैग्नेटिक। तो अब समझने वाली बात इसमें ये है कि लेट से केस 1, तुम्हें ये सब सारी चीजें पता है तुम्हें अच्छे तरीके से। अगर I2 कांस्टेंट है तो क्या लूप 1 में कोई भी करंट इंड्यूस होगा क्या? नहीं, वैसे हम नहीं। लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स ऑन 1 ड्यू टू 2 will be equals to constant, so the current induced in loop 1 will be equals to 0। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में हम लोग ये बोल रहे हैं कि लेट से जो करंट को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, I2 is increasing, तो फ्लक्स ऑन 1 ड्यू टू 2 will not be constant, और इस बार करंट इंड्यूस हो जाएगा, हाँ, इंक्रीजिंग फ्लक्स है, यस will not be equals to 0। ऊपर नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा है, कांस्टेंट लिखा है, I2 will not be equals to 0। सही। तो तुम मुझे बताओ कि डायरेक्शन किधर होगा, इस लूप में करंट तो इंड्यूस होगा, लेट्स से तो ऑब्जर्वर इज हियर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑब्जर्वर के लिए मैं इस डायग्राम को बना रहा हूँ, ये लूप 1 है और साथ ही साथ वो ऑब्जर्वर जिसको देख रहा है उससे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो करंट इसमें इंड्यूस ऐसे होगा कि इसको अपोज करेगा डायरेक्शन को, तो इस डायरेक्शन में करंट होना चाहिए, बराबर। तो I1 यस, इंड्यूस्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और फिर से हम लोग वही केस थर्ड ले लेते हैं। केस थर्ड में हम लोग क्या कर लेते हैं, डेट करंट I2 को डिक्रीज करा लेते हैं, तो 1 2 फिर से नॉट कांस्टेंट लेकिन मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो I1 क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, नॉट इक्वल्स टू 0, और इस बार डायरेक्शन जो हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने कहा वो चीज़ को मैं वापस से यहाँ पे दोहराऊंगा, क्या दोहराऊंगा कि फ्लक्स जो है 1 में ड्यू टू 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 है, बराबर है क्या? और अगर ऐसा है तो मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ, इज इक्वल्स टू, अगर म्यूचुअल, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन का है तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे अभी लिख लेता हूँ K, MI, अभी K लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ऊपर जो K लिखा जाता है उसको हम लोग इस तरीके से रीड करेंगे, इट इज K ऑफ 2 ड्यू टू 1, और इसे क्या लिखेंगे, K ऑफ 1 ड्यू टू 2, बराबर। तो ऊपर का वाला फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला क्या आया, लूप के लिए, 1 वाले लूप के लिए, सेकंड वाले लूप के लिए सेम आ रहा है, और डिफरेंशिएशन भी वही चीज, d∅dt इज इक्वल्स टू माइनस में EMI इंड्यूस्ड EMI माइनस ऑफ K 1 2 di2/dt। तो ऐसा देखा गया कि जो K कांस्टेंट है लूप 1 के लिए या लूप 2 के लिए, वो दोनों इक्वल होता है, ठीक है। और ये जो K है तुम्हारा, हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन को भी डिनोट कर सकता है और तुम्हारा सेल्फ इंडक्शन को भी डिनोट कर सकता है। हर एक केस में क्या होता है, सेम होता है ये दोनों का वैल्यू। तो प्रोवाइडेड सेम मटेरियल रहना चाहिए या फिर किसी के लिए भी ना हो ना, किसी के लिए म्यूचुअल इंडक्शन मतलब इसके कारण से इसके कारण से इसमें हो रहा है और इसके कारण से इसमें हो रहा है,
तो दोनों का इन्फ्लुएंस वाला जो फैक्टर है वो सेम होगा। और ये जो वैल्यू है के, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों को कितने दूर रखा गया है, इन दोनों का शेप एंड साइज क्या है, इन सभी बातों पे डिपेंड करेगा। सर मतलब इस पूरे कंसेप्ट में हम लोग एरिया को कांस्टेंट मान के चलेंगे ना, मतलब एरिया के वजह से जो भी चेंज हो रहा है, अगर सपोज मैंने एरिया चेंज किया बीच में, तो उसके लिए ये कंसेप्ट वैलिड रहेगा क्या, नहीं नहीं मतलब दोनों साथ नहीं, में? फिर तो अलग अलग कॉन्सेप्ट आ गया ना। अभी हम लोग ओके, फ्लक्स ऐसा, चेंज हो रहा है हाँ, ऐसा क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा तुम्हें कि एरिया भी चेंज कर दो। ठीक है। अच्छा, मतलब और वो एरिया जो अगर चेंज कांस्टेंट है होगा, वो एरिया पे डिपेंड कर एरिया चेंज होगा तो तुम्हारा दूसरा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होगा फिर, बराबर है क्या? रहा है। अब देखो, ओके ये सर। तो हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या हो गया, एक लूप दूसरे लूप को अफेक्ट कर रहा है। क्या समझ में हाँ आया? एक लूप दूसरे लूप को अफेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को कर रहा है। सेल्फ का मतलब क्या हाँ, होता है? सेल्फ का मतलब तो का खुद का। एक्सट्रीम इफेक्ट। खुद खुद का। पे ही करेगा। खुद के चेंज के कारण से खुद पे इफेक्ट होगा। अब ओके। उसको समझते हैं। मान लो कि हमारे पास एक लूप है। एक किसका था म्यूजिक? डोरबेल का है क्या? सर नहीं नहीं, नहीं, वो कार का। कार रिवर्स होती है ना, वो मेरे यहाँ से ही अच्छा आया। अच्छा। बहुत ठीक है। मस्त है ना। हाँ, ये बहुत ज्यादा सुना हुआ है। पहले के फोन में ये बजता था। हाँ हाँ। ठीक है, तो वो जो ऊपर पर देखा हम लोगों ने, म्यूचुअल इंडक्शन देखा, और अभी सेल्फ इंडक्शन है। तो सेल्फ इंडक्शन में मान लो कि एक लूप है हमारे पास, लूप वन, और इसमें लूप वन ही रहेगा, दूसरा लूप नहीं आएगा। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के, मतलब इफेक्ट या फिर कुछ हो रहा है। म्यूचुअल बोलने का मतलब दो तो है, हाँ म्यूचुअल। और सेल्फ का मतलब म्यूचुअल सिर्फ का। वही है। तो अब ऐसा कर लेते हैं कि मान लो कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेट से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और इस करंट फ्लो करने के कारण से मैग्नेटिक है, इस रीजन यहाँ पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो केस वन हम लोग लेते हैं अब। केस वन कि क्या बोल रहा हूँ, हाँ, डेट आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आई अभी को मैं इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास लूप है, ये भी तो एक रिंग है, बिल्कुल रिंग है। और क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है? तो क्या इस लूप के लिए कोई ना कोई फ्लक्स होगा? यस। और हाँ। ये फ्लक्स सेल्फ है, खुद के मैग्नेटिक फील्ड के खुद की कारण से फील्ड। खुद का फ्लक्स। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो हाँ जाएगा, सर। फ्लक्स। एंड दैट फ्लक्स विल बी कांस्टेंट। वेरिएबल होगा क्या? नहीं, नहीं। क्योंकि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, हमारा फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। हाँ। तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इस लूप में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। इंड्यूस्ड करंट विल बी जीरो, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। जीरो। केस टू, यस। हाँ, केस टू ये है कि अगर मैं करंट को बढ़ाना स्टार्ट करूं, बहुत सही, तो सेल्फ जो फ्लक्स होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि तुमने अगर करंट को बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। यस सर। तो फ्लक्स बढ़ना तो तय है। अब इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा, यस सर। ओके। विच इज हाँ। नॉट कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन तो हमें ये देगा कि करंट इंड्यूस हो रहा है इंड्यूस। उस लूप में। समझना बात को कि करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप। करंट इंड्यूस हो रहा है उस लूप में, और कौन सा डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, अब तुम मुझे बताओ जरा सा। इस लूप में सर कौन कहाँ सा है ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर इधर है, मान लो, एंटी क्लॉकवाइज। किधर हो जाएगा?
एंटी क्लॉकवाइज में। अगर ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड उससे दूर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो किस डायरेक्शन में आया फ्लो? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस ऑब्जर्वर के लिए अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखूंगा तो वो कुछ ऐसा होगा, आया ना? अच्छा। क्लियर है? अब मैं यस सर। समझाता हूँ चीजें इसमें। बात ये है कि जब तक तुम करंट को कांस्टेंट रखे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं था। जब तक करंट कांस्टेंट था तब तक कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही तुमने करंट इंक्रीज करना स्टार्ट किया, इस लूप में दो करंट आ गया। हाँ, एक इंडक्शन और पहले से एक दो करंट आ गया। कहने का मतलब ये है कि एक करंट तो इस डायरेक्शन में जा ही रहा है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक करंट जो है वो इस डायरेक्शन में आ चुका है, अच्छा अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन दो डायरेक्शन में भागेगा? नहीं, क्या होगा फिर? क्या इलेक्ट्रॉन? मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, जो डोमिनेंट रहेगा वो आगे बढ़ेगा, मेरे को लग रहा तो यहाँ पे कोई भी एक वायर में सिंपल सा लॉजिक होता है कि एक वायर में एक ही करंट फ्लो करता है ना? तो दो करंट फ्लो है। नहीं हाँ करा सर। सकता। तो हाँ। यहाँ पे जो इस हाँ, वायर में करंट फ्लो करेगा, डेट करंट विल बी द रिजल्टेंट। आई माइनस आई एन। यस सर। ठीक है? और इसमें यस जो सर। रिजल्टेंट करंट होगा डेट विल बी आई माइनस ऑफ आई इंड्यूस्ड। तो कहने का मतलब ये है कि ये करंट को कांस्टेंट रखना चाहता है। करंट बढ़ाने लग गए तुम तो करंट को घटा दिया इसमें। तो ये क्या चाहता है कि करंट ओह, कांस्टेंट रहे, जैसे कि मैं फ्लक्स को कांस्टेंट रखना चाहता था, इनर्शिया जैसा। अपने है ना? स्टेट हाँ में वो सही। तब तक हाँ। रहने की कोशिश करेगा जब तक उसे कोई फोर्स ना तो लगे। मतलब इक्विलिब्रियम मिलता है क्या उसको? कुछ ऐसा क्यों करता है वो? मतलब समझता है वो एनर्जी के कारण से एनर्जी। होता है, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस होते हैं फील्ड का। अभी एक देखो, एक और चीज समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये करंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहा है, और बेसिकली होता ये है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। अभी मैं तो बस करंट के मामले में थोड़ा थोड़ा समझाया हूँ बस ऐसे। एक्चुअल में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो अपोज करता है उसके चेंज को। क्योंकि लेंस लॉ वही चीज बताता है, लेंस लॉ बोल रहा हूँ, हाँ लेंस लॉ वही, कि वो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन को डिसाइड करता है कि वो अपोज करता है अपने क्रिएटर को। जिसने भी उसको क्रिएट किया है उसी को वो अपोज करने की कोशिश करता है। इनर्शिया में भी तो ऐसा ही होता बहुत डाउटफुल है ये चीज़। है ना? तो क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसीलिए वो अपोज कर रहा है तो अपने क्रिएटर को। ठीक है, तो फर्स्ट केस तुमने देख लिया, जीरो था। सेकंड केस में देखा कि करंट को मैंने इंक्रीज करा है। अब थर्ड केस देखते हैं। केस थर्ड, इसमें मैं करंट को डिक्रीज डिक्रीज। करा रहा हूँ। तो ओ, सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, ये भी डिक्रीज करेगा, एंड दैट विल नॉट बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो सेल्फ इंडक्शन या फिर फ्लक्स? सेल्फ फ्लक्स, सॉरी, सेल्फ फ्लक्स। तो हुआ यूं था कि करंट किस डायरेक्शन में था, ये रहा, नीचे की डायरेक्शन में। करंट नीचे की डायरेक्शन में था और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से थे। तो एक हमने एक इंडिविजुअल लूप लिया था और इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था। लेट्स से ऑब्जर्वर इज हियर, और ये अगर इसको देख रहा है, तुमने करंट को क्या करना स्टार्ट किया, डिक्रीज करना स्टार्ट किया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा लूप में, हाँ, सपोर्टिंग। हाँ। है ना? यस। इंड्यूस्ड विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। क्लॉकवाइज। और किस डायरेक्शन में यस। होगा अगर ऑब्जर्वर देख रहा है तो? क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मैं यहाँ क्लॉकवाइज। पे लूप बनाता हूँ और ये सपोर्ट लूप करेगा। बना करके देख रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड उससे दूर जा रहा है और इस बार मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किधर आ जाएगा? उसी का डायरेक्शन, मतलब सपोर्ट इंड्यूस करने करंट के ना। लिए
इंड्यूस्ड करंट इधर बढ़ जाएगा। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आ गया क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और ऑब्जर्वर के लिए देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा। तो इस बार कुछ ऐसा हुआ कि लूप में करंट डिक्रीज हो रहा था, तो उसके कारण से इस लूप ने कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण से करंट वापस से कांस्टेंट होने का कोशिश किया। यस सर। जैसा कि मैंने हम लोगों ने ऊपर वाले केस में देखा था, करंट बढ़ा रहे थे, मतलब करंट बढ़ा रहा था तो क्या हो गया, उसने अपोज करना स्टार्ट कर दिया भी तुम करंट को क्यों बढ़ा रहे हो, और नीचे करंट को घटाने लग गए, उसने अपोज करना स्टार्ट कर दिया कि तुम करंट को क्यों घटा रहे हो, बराबर, यस सर। ताकि वो करंट को हाँ कांस्टेंट रख पाए। और ये कैसे हुआ, एनर्जी कहाँ से आई, उन सभी चीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी जगह पे है, उस फील्ड के कारण से उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर है। जैसे कि कैपेसिटर के स्पेस में एनर्जी स्टोर होता है, और एनर्जी यस डेंसिटी एनर्जी लिखा था हाफ ऑफ हाँ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ई स्क्वायर यस सेम यस वे सर। में मैग्नेटिक फील्ड के कारण से भी एनर्जी होता है। ई स्क्वायर बाय 2 अगर किसी हाफ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, वो एनर्जी है वहाँ पे, और ये एनर्जी स्टोर्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, तो ये कभी भी यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एनर्जी क्या हो गया था, घट रहा था, तो वो एनर्जी क्या कर लिया, यूज कर लिया करंट के फॉर्म में। और भी अच्छा डिटेल्स में, कंजर्व्ड है। हाँ, नहीं कंजर्व नहीं है, एनर्जी तो ऐसे कंजर्व ही होता है, बस चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे वही फॉर्म मतलब में। करंट में चेंज हो गया ना, हाँ, अच्छा, फ्लो ऑफ तो इलेक्ट्रॉन्स। मुझे ये बताओ, क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आया? हाँ सर जितना आपने यस बताया सर। तो क्लियर है। हाँ इसमें कोई डाउट तुम लोग को, क्या ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या था? सर नहीं एक सर। सेकंड सोचने दो अब क्योंकि सर, हम हम लोग इतना थ्योरी मतलब पार्ट स्टार्ट इसको करेंगे, क्योंकि ये तो म्यूचुअल ओके इंडक्टेंस हम सेल्फ लोग इंडक्टेंस बस समझाया तुमको। सर ईएमएफ और ईएमआई को पूरा ही अलग पड़ता है क्या? मतलब कि मैं सोच रहा था बीच में इसकी वजह से खुद के फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगता उसके ऊपर, वो भी चीज ऐसा नहीं होता ना। ईएमआई और ईएमएफ नाम ही अलग अलग है ना, उधर हम लोग तो फोर्सेस के मतलब बारे उसका में फोर्स स्टडी में कर नहीं रहे देखेंगे। हैं, इधर इंडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। फोर्सेस वगैरह आएंगे, लेकिन हमें फोर्स निकालने के लिए नहीं बोला जा रहा। अच्छा ठीक है ओके, तो वो सब नहीं जाऊंगा दिमाग में ना, ओके वो सब ठीक है। देखना नहीं, बस इतना से देखो कि इंडक्शन हो रहा है कि नहीं, सर करंट इंड्यूस हो रहा है कि नहीं। चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे में, सेल्फ इंडक्शन सबसे पहले, और फिर हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे। तो मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें समझा दिए हैं, तो आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल्स में बताने की नहीं कोशिश करूँगा, सिंपल वे में बताऊँगा। मेरे पास एक लूप ना लेकर के अब 3-4 लूप ले सकता हूँ मैं, जिसको हम लोग सोलिनॉइड भी बोल सकते हैं। ओके लेट से ऐसा है, इस पे ढेर सारे लूप लगे हुए हैं, ओके इसमें करंट फ्लो कर रहा है, बस ऐसे है ना, ये करंट फ्लो कर रहा है, और इसके कारण से अंदर मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ that if the current will increase implies the flux, खुद का flux will increase implies the induced current will not be equals to 0। तो ये 0 नहीं होगा, और इसमें इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा।
तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेट द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जैसे जैसे तुम करंट को इंक्रीज करोगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, और डिक्रीज करोगे तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। तो मैं इसको इक्वल्स टू कर लेता हूँ कांस्टेंट इंटू फाइव। तो फाइव इज इक्वल्स टू एल आई होता है, इसे हम लोग याद रखेंगे इस इक्वेशन को, और इसको ओके। मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी में। और हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी होता है। माइनस साइन डायरेक्शन के लिए होता है, और ये हम लोग लेंस लॉ को इंक्लूड कर रहे हैं तभी ये माइनस आ रहा है। मैग्नीट्यूड के लिए तो हम लोगों ने पैराडाइज में देखा था डी फाइव बाई डी टी डायरेक्टली। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। तो इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ in this solenoid or the loop is equals to L di by dt। बराबर है। L को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये जो चीज है इसे हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये जो चीज है ये है इंडक्टर। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है या कैसा कांस्टेंट है? एक एल। मिनट, सारे चीज बताता हूँ रुको। और इसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यस सर। हाँ रजिस्टर है, और इसके वैल्यू मतलब रजिस्टर का मैग्नीट्यूड उसको कितना है रेजिस्टेंस। उसको आर से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। यस सर। उसी तरीके से ये इंडक्टर का लूप क्या है, डायमेंशन क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा उसका मैग्नीट्यूड, तो उसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। ठीक है, तो इंडक्टर एंड इंडक्टेंस बोथ आर डिफरेंट थिंग। जैसे इसका यूनिट होता है ओम, ओम। उसी तरीके से इसका भी यूनिट होता है, इसको हम लोग हेनरी में लिखते हैं, या फिर वेबर पर एम्पियर। तो ये सिंपल सा चीज़ है। और जो L है वो हमारा कंप्लीटली डिपेंड करता है शेप एंड साइज पे और मीडियम पे। कैसे? कैसे वो हम लोग अभी डिराइव करके देखेंगे, अभी के बस बता रहा हूँ। ठीक है, ये शेप एंड साइज और मीडियम पे डिपेंड करता है। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है, उसके पोलरिटी को। ठीक है, कि क्योंकि ये ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, समझना अच्छे तरीके से, मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ डिटेल्स में। ये हमारे पास सॉलिनॉइड है, तो सॉलिनॉइड में करंट फ्लो कर रहा था, और ये सॉलिनॉइड में अगर करंट फ्लो करेगा तो इसमें फ्लक्स आएगा, और अगर मैं करंट को इंक्रीज करने लग जाऊं फ्लक्स भी इंक्रीज होगा और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी। और अभी हमें पता चला था कि जो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा जो अपने क्रिएटर को ही अपोज करेगा, है ना। तो इसमें ये इस तरीके से अगर करंट इंक्रीज करेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ का डायरेक्शन किधर होगा, पोलरिटी किधर होगा, है ना। तो देखो इंडक्टर को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये है हमारा इंडक्टर, और इंडक्टर में लेट से इस तरफ से करंट आ रहा है। दो केसेस लेंगे हम, एक करंट इंक्रीज हो रहा है और एक बार करंट को डिक्रीज करेंगे। तो अगर हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को सोचने की जरूरत नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट के डायरेक्शन होगा, राइट के डायरेक्शन होगा, उसके हिसाब से ऑब्जर्व होंगे।
देखेगा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करंट अगर इंड्यूस हुआ है तो ईएमएफ उसको सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, या फिर तुम ये बताओ करंट जो बढ़ा है यहाँ पे तो फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो करंट को अपोज करता हाँ। था, याद है ना? हाँ, यस कांस्टेंट सर। रखने का ट्राई करता हाँ, कांस्टेंट रखने के लिए कोशिश कर रहा है तो करंट को अपोज कर रहा है। तो करंट इस हाँ। डायरेक्शन में तो है ही है, लेकिन ईएमएफ कुछ इस था। तरीके से इंड्यूस करेगा कि करंट इस तरफ फ्लो करे, इंड्यूस करंट। मेरी बात अच्छा, समझ में? इसमें से ये डिवाइस। ओके। हाँ हाँ, ओके। यस सर। हाँ, इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में हो, तो इसका मतलब पोलैरिटी जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का। देखिए बैटरी, एक सेकेंड। ईएमएफ होता क्या है? बैटरी तो होता है, और क्या होता है? तो अच्छा, ईएमएफ हाँ जो हाँ, इंड्यूस आई एस होगा ओ। वो कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा, है ना? और इसका वैल्यू यस। कितना यस होगा? सर। माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। अब माइनस साइन को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, क्यों? अच्छा, क्योंकि डायरेक्शन हमने तो बता दे। डायरेक्शन दे दिया। अब मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी से हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, बराबर है। तो मैं अब इसको एक सर्किट का फॉर्म दूंगा कुछ ऐसा। इंडक्टर को एक वायर की तरह रिप्लेस कर लेंगे, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा था, और एक बैटरी लगा देंगे हम, बस। करंट नहीं डालना है, बैटरी डालना है। और लेट से एक्सटर्नल कोई ना कोई यहाँ पे बैटरी लगा होगा। बट वो तो कांस्टेंट करंट नहीं दे रहा ना, मतलब वेरिंग करंट दे रहा हाँ, लेट से ना कुछ है यहाँ पे सोर्स है, मैं सोर्स को अलग तरीके से बना देता हूँ। कुछ ऐसा सोर्स है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूसली टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, बराबर। वो तुम्हें समझ में आएगा, अभी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो इसका मतलब सोर्स के साथ ये कनेक्ट हो गया है। अब अगर इंडक्टर में भी रेजिस्टेंस है तो क्या मुझे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाना पड़ेगा? है। इंडक्टर का रेजिस्टेंस। हाँ, ये वायर ही तो है इंडक्टर, और क्या है? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, समझा, वायर में तो मतलब वायर रेजिस्टेंस की होता वजह है ना। से। हाँ, ओके ओके। यस सर। तो हाँ इंडक्टर का हाँ हाँ, रेजिस्टेंस ओके, अगर होता तो प्रॉपर्टी। यहाँ पे इफ वायर इज नॉट कंडक्टर, या फिर उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है ना? तो इसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ऐसा। ठीक है क्या? ओके। ओके। ऐसा ड्रॉ। ठीक है, तो ये केस वन था। केस टू देखते हैं हम लोग। केस टू में ये है कि इसमें जो इंडक्टर में करंट था डायरेक्शन सेम है, लेकिन इस बार डिक्रीज कर रहा है करंट। अच्छा, तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो मैं समझ में आ गया हूँ कि करंट जो अब इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट यस। यस करेगा, सर। हाँ। और पोलैरिटी कुछ इस तरीके से आएगा। सो इंड्यूस्ड करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी होगा। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और करंट हट रहा है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ओके। एल डी आई बाई डी टी। या फिर अगर रेजिस्टेंस होता तो हम लोग एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना देते हैं, और फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ में आया क्या? यस सर। तो हाँ हाँ समझ सर्किट सर। गया। सर्किट हमेशा ड्रॉ करना आना चाहिए। करंट इसमें अभी भी आई इधर ही फ्लो करेगा, ऐसा नहीं कि करंट चेंज हो गया, करंट अभी भी आई इसी डायरेक्शन में, ऐसा। ठीक है, तो ये बट चीज हो गया। मैग्नीट्यूड अब कम। हम लोग एल के बारे में बात करते हैं और एल को निकालते हैं, तब हम लोग ई इंड्यूस्ड वगैरह निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इंडक्टेंस कितना होगा? मान लो कि हमारे पास सॉलिनॉइड है,
और किसी का भी एल फाइंड आउट करना है तो इसी तरीके से करेंगे। सभी कोई ध्यान से देखो, सेम प्रोसेस से किसी भी सिस्टम का एल फाइंड आउट करना है। तो मान लो एक सोलिनॉइड है जिसपे काफ़ी ज़्यादा वायर्स को रैप कर दिया गया है और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरीके से, और करंट इधर से बाहर निकल गया। एंड लेट्स से द क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए और इसका रेडियस आर है। अगर रेडियस आर हो गया तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड जो हो गए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसा होगा। अंदर जाएंगे, करंट तो वैसा फ्लो। अच्छा, उल्टा बना दिया क्या डायरेक्शन? वही ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? म्यू नॉट एन आई। आइडियल सॉलिनॉइड हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, Not an yes sir. म्यू नॉट एन आई। और इसमें आई क्या है? ये वाला करंट। और म्यू नॉट तो हमें पता है, एन हमें पता है नंबर ऑफ लूप्स, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ पर यूनिट, टर्न Number of turns. Yes sir. यस सर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये चीज आ गई। तो अब हम लोग फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स कैसे निकलता है? खुद के कारण से। सॉरी अभी नॉट एल आई बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नॉट एन है। म्यू नॉट एन आई और एरिया कितना है? पाई आर आर स्क्वायर। बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स। और फ्लक्स हम लोगों ने ये भी देखा था कि एल इंटू आई होता है, फाई इज इक्वल टू एल आई, याद है ना? हाँ, तो इसके Yes वैल्यू sir. को मैं पुट कर लेता हूँ। सो फाई इज इक्वल टू एल आई। इसमें फाई का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल आई। आई आई कैंसिल आउट हो गया, तो एल का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया। एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर। बस कंपेयर कर लो। पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू एन। तो अब तुम इसमें L को मुझे देख करके बताओ कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है सब चीज, सारी चीज कांस्टेंट है, वो चीजें चेंज नहीं कर सकते हो। और अगर L डिपेंड कर रहा है तो वो किस किस बातों पे डिपेंड कर रहा है? पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना? नंबर ऑफ टर्न नंबर ऑफ और टर्न्स, मीडियम नंबर ऑफ टर्न्स मतलब लेंथ हो गया, बराबर, पर यूनिट लेंथ है ना। तो ये इन सभी चीजों पे डिपेंड कर रहा है कि शेप एंड साइज कैसा है, और म्यू नॉट है तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। यस ठीक है। सर, ये मतलब रिलेटिव ये भी होता है क्या? ये म्यू नॉट, वो चीज पता। म्यू नॉट रिलेटिव होता है ना, जैसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं उसी तरीके से एप्सिलॉन आर मतलब ये होता भी है। है ना। हाँ, उसी तरीके से ये भी होता है एप्सिलॉन आर। उसी तरीके से म्यू आर भी होता है। एप्सिलॉन मीडियम में यस ऐसा होता है। तो एल क्या किस बात पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम शेप एंड क्रॉस साइज, सेक्शन और लेंथ। शेप एंड साइज एंड मीडियम। एंड मीडियम। सही है। और किसी भी पर्टिकुलर शेप एंड साइज मीडियम के लिए हमारा एल का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। अब देखो इसको थोड़ा सा और मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ। एल का वैल्यू हो गया इट इज म्यू नॉट एन इंटू पाई आर स्क्वायर
इसको मैं L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, कर सकता हूँ। लेंथ, ओके, लेंथ मतलब सॉलिनॉइड। है तो ना, नहीं ना, लेंथ तो इनफाइनाइट है। लेंथ इनफाइनाइट जितना भी होगा L तो होगा। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने मिस कर दिया, इसमें फ्लक्स जो लिया मैंने उसमें n से मल्टीप्लाई नहीं किया। नंबर ऑफ टर्न्स तो n है ना, कैपिटल है नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक लूप के कारण से फ्लक्स इतना है, n लूप के कारण से n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बराबर, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि सिंगल लूप। बोलो तो मेरी एक बात से। सेकेंड, ये जो ये जो ये जो फ्लक्स फील्ड है वो आया, सबकी वजह से है ना? ये जो फ्लक्स आया, ये फ्लक्स यहाँ पे जो है वो एक लूप के कारण से था। हाँ, एक सर्कल, ओके। ओके। यहाँ पे तो ढेर सारे लूप हैं, 1 2 3 4 5 6, n नंबर ऑफ लूप्स है, तो n से मल्टीप्लाई करना होगा ना। बट आपने फील्ड में नहीं इंक्लूड कर दिया, मतलब अरे सबके तो वजह से मैंने फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में इंक्लूड किया ना। और अच्छा, एरिया, अलग से। एरिया कितने लिया ओके। मैंने, एरिया कितना लिया, एक ही लूप का एरिया लिया मैंने, पाई स्क्वायर। अच्छा, सही है। तो ऐसे ऐसे ओके। हाँ। बहुत सारे लूप है ना, 1 2 3 4, तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे स्मॉल n। एन इंटू एल भी लिख। हाँ, इसे n यहाँ हाँ, पे लिखना था, क्या याद नहीं रहा। तो n से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे भी n आएगा। ठीक है, तो एक तो हो गया म्यू नॉट n स्क्वायर, क्योंकि ये जो चीज़ है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और ये क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर इंटू एल। और ये क्या चीज़ है, वॉल्यूम वॉल्यूम। ओके। म्यू नॉट एल स्क्वायर। इंटू वॉल्यूम। तो ये L का है दूसरा फॉर्मूला, L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। इसको हम लोग कभी कभी इस तरीके से भी लिखते हैं, इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L बाई V इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर। तो ये जो चीज़ होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम शेप एंड साइजेस पे डिपेंड नहीं करता है। म्यू नॉट n स्क्वायर। वॉल्यूम। ठीक है क्या, हाँ, यस हाँ सर। सर। ये बस बताने के लिए था, मैंने बता दिया। म्यू नॉट n हाँ सर, स्क्वायर। रिकॉर्ड हो रहा है। हम्म। सर कुछ नहीं, ये रिकॉर्डिंग का पूछ रहा है, लिख नहीं हाँ, वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वगैरह मैंने बता दिया कि अगर इंटरनल आवाज़ आ रहा है बहुत ज़्यादा। क्या सर? चलो तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो एक इंडक्टर है, ऐसा, और एक बैटरी है, और एक रजिस्टर है। और इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये 5 वोल्ट का है, और ये 2 ओम का है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, और इसका इंडक्टेंस जो है एल दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है कि ए बी जो है किसी भी सर्किट का पार्ट है, तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड बी ए माइनस बी बी। बी ए माइनस बी बी क्या होगा, और इसमें सिचुएशंस में दे देता हूँ। पहला ये है कि व्हेन द करंट I is एक बार equals to कांस्टेंट है। 2 एम्पियर, I is equals to 2 एम्पियर।
और दूसरे वाले में बोला गया है if current is increasing at the rate of 1 ampere per second, when इंक्रीजिंग करंट में रेजिस्टेंस तो नॉर्मली रहेंगे ना। I is equals to 2 ampere। हाँ, तुम लोग करो, उसके बाद मैं बाद में बताऊंगा। if current is decreasing at the rate of 1 ampere per second when the current is 2 ampere, बराबर है क्या? और L का वैल्यू ले लो कुछ। L का वैल्यू कितना ले लें? 2 हेनरी ले लेते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, सॉल्व करो इतना ही। तो इसको क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट वाले के लिए क्या है कि हमारा करंट जो है वो कांस्टेंट है और वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो सर्किट में नीचे हाँ बैटरी 2 ओम और ये 2 हेनरी, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। करंट इससे जो जा रहा है वो कांस्टेंट है, ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। तो ये इंडक्टर कुछ अपोज करेगा क्या? नहीं अपोज करेगा। तो एक नहीं। सिंपल डी आई बाई डी टी जीरो। हाँ, डी आई बाई डी टी जीरो है और ये एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव ये होगा और ये 2 ओम होगा। तो ए से चलना स्टार्ट करो और यहाँ पे पहुंचा सबसे ये पहले मजा प्लस, प्लस का उल्टा -5, प्लस का उल्टा -5 माइनस और ये 2 इंटू करंट कितना है? -4 2 एम्पियर 2 एम्पियर। इज इक्वल्स टू वी बी हो जाएगा। इधर से आ गया वी ए यस। माइनस ऑफ वी बी इज इक्वल्स टू 9। 9। यस। अब दूसरे वाले को देखते हैं। सेकेंड वाले केस में क्या हुआ, ये इंडक्टर में जो करंट है करंट है तो वो टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है और तो उल्टा करंट अगर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? अपोज करने की कोशिश करेगा। यस। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी लाइक दिस। इसका सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं इस इंडक्टर को एक सिंपल बैटरी से रिप्लेस करूंगा। ऐसा, और ई इंड्यूस्ड कितना होगा? एल डी आई बाई डी टी एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 2 ओम और इसका वैल्यू निकाल लो। एल का वैल्यू है 2 हेनरी और डी आई बाई डी टी कितना है हमारा? 1 एम्पियर पर सेकेंड और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका पोलरिटी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या हो जाएगा? ए से चलो, -2 -5 -2 -5 सही है। कितना हो जाएगा? वीपी 11। 11। यस सर। ये थर्ड वाला केस देख लेते हैं। थर्ड वाले में करंट क्या है? डिक्रीज हो रहा है। हाँ ऐसा, और करंट अगर डिक्रीज होगा तो इसको सपोर्ट करेगा, है ना? इसका सर्किट ऐसा बनेगा। यस सर।
और ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी। तो इस बार डी आई बाई डी टी नेगेटिव मत पुट कर देना, क्योंकि डायरेक्शन तुमने हाँ ऑलरेडी वो दे दिया है। स्पेसिफाई कर दिया है। यस सर। तो इंड्यूस्ड हो जाएगा 2 इंटू 1, और ये तो 5 था और ये 2 ओम था। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका प्लस माइनस इधर होगा, प्लस माइनस और माइनस एंड प्लस। तो वी ए माइनस ऑफ, माइनस नहीं होगा इस बार, प्लस प्लस है होगा, ना, प्लस होगा, और ये माइनस माइनस ऑफ प्लस 2 5 -4 माइनस -4 इज इक्वल टू इक्वल वी। टू वीबी। यस यस सर। 7 आ रहा है। ये आंसर आ जाएगा। हाँ तो आराम से हम लोग इसको देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आसान एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं ये आता है कि नहीं। इंडक्टर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। और करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 एंड 10 ओम। और ये इंडक्टेंस दे रखा है, इट इज 10 ठीक है, चलो 10 हेनरी बराबर। तो बोला गया कि इफ I is decreasing with the rate of 2 ampere per second, then find VA minus of VB। सॉल्व। सर आपने इफेक्ट नहीं बताया था। क्या? सर वो चीज इफेक्ट होता है कि नहीं, मतलब करंट डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज, उससे रेजिस्टेंस का कुछ फर्क आता है? नहीं नहीं तो बाद में नहीं नहीं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होगा ना। तो V इक्वल टू आई आर जो यूज करते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग को किसी के लिए भी यूज है? V इज इक्वल टू जो आई आर है, इसमें R हमारा क्या आ जाएगा, V बाई आई। तो लेट से पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करा तो क्या R इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, करंट अच्छा मतलब वही अल्टरनेटिंग हो सबका सेम ही है ना, मतलब ये जो चीज है ये कांस्टेंट है, ये ना तो कांस्टेंट है। करंट ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड है। इसको हम लोग बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता है, उसे ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं कि उसमें करंट फ्लो करने के कारण से उसमें सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, हाँ सेमीकंडक्टर। और उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो उसे हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो हमेशा हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, करंट रजिस्टर हमारा आर का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, वो चेंज। अब करो सॉल्व इसको। सर आई की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। अच्छा आई नहीं दिया मैंने, आई इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। देखो अब क्या करना पड़ेगा, वही काम है, सिंपल सा एक सर्किट को पहले ड्रॉ करना और ये सारी चीज़ें, मैं बस इसको छोड़ देता हूँ। और जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यस हाँ और करंट टाइम के साथ घट रहा है या बढ़ रहा है? करंट जो है वो घट रहा है। घट रहा है। करंट घट रहा है तो करंट को सपोर्ट करेगा। यहाँ पे पोलरिटी कुछ इस तरीके से आना चाहिए, इसको सपोर्ट करे। लेफ्ट साइड राइट साइड में हायर है। ई इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। यस सर हाँ। एल का वैल्यू है तुम्हारा 10 और डी आई बाई डी टी कितना है, 2 एम्पियर। 2 दिया हुआ।
एम्पियर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 20 वोल्ट। बाकी हर एक के वैल्यूज गिवन है, दैट इज 10 ओम, 10 वोल्ट, और ये तो तुम्हारा 20 वोल्ट निकला, और ये है 5 वोल्ट, और ये है 5 ओम, और करंट दे रखा है 2 एम्पियर। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें निकालना है पोटेंशियल, बी ए माइनस ऑफ बी बी। ए से चलना स्टार्ट करता है, जब प्लस माइनस भी डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इधर है तो प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा, और इसमें प्लस इधर माइनस इधर, और बैटरी का खुद का होता है प्लस माइनस। ए से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बी ए प्लस ऑफ आई इंटू आर, करंट कितना है 2, और ये 10, और फिर ये वाला कितना हो जाएगा, प्लस का उल्टा माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे पहले आया माइनस, माइनस का उल्टा प्लस 5 आएगा, 5 इंटू माइनस करेंट 2 एम्पियर यस। इज इक्वल्स टू, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लस माइनस में, नहीं सर, जस्ट रिवाइज। नो सर। है ना? यस सर। बस अब यही आंसर आ जाएगा, बी ए माइनस बी बी विल बी इक्वल्स टू, कितना हो गया 20 माइनस 10 माइनस 20 प्लस 5 प्लस 10, 20 20 कैंसिल आउट हो गया, 10 10 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस ऑफ 5 आंसर आ जाएगा, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल्स टू। समझ में आया? क्या मिस्टेक कर दिया तुम लोगों ने? सर मेरा पता सर क्या मुझे यही आया था। इंडक्टर का डायरेक्शन, मेरा इंडक्टर का डायरेक्शन था। गलत कर दिया। चलो अब आगे चलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वो देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, कितना होता है, फॉर्मूला याद है? एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एक सेकंड सर, हाफ एल आई स्क्वायर ऐसा कुछ है, याद नहीं। तो ये हमारे पास इंडक्टर है, और इस इंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और करंट टाइम के साथ लेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो मान लो करंट इंक्रीज हो रहा है, सर्किट कैसा बन जाएगा, ऐसा, ये इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, एल डी आई बाय डी टी। सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू बी इंटू आई, है ना? और पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ई बाई डी टी, और V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एल डी आई बाई डी टी, और करंट कितना है, I, तो डी टी और डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो D इज इक्वल्स टू आई डी आई और L, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लो, तो एनर्जी आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। यस सर, सिंपल है, हाफ एल आई स्क्वायर हमारा एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर का फॉर्मूला है, where I is the current at that particular instant of time, बराबर। और ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि करंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरी बात समझना। इफ द करंट इज कांस्टेंट then even the energy will be stored in the inductor, आया ना? मतलब उसको सर्किट में नहीं लेंगे तभी भी एनर्जी स्टोर हो रहा है उसके अंदर, एनर्जी स्टोर हो रहा है अगर करंट कांस्टेंट है तो भी, क्योंकि इसमें डी आई बाई डी टी का टर्म आया क्या, नहीं, तो करंट का टर्म आया, बराबर। तो यहाँ पे मिसकंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, करंट इंक्रीज होगा तभी, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे एनर्जी होगा, या डिक्रीज होगा तभी, कांस्टेंट होगा तब भी होगा, इंक्रीज हो रहा होगा तब भी होगा, डिक्रीज हो रहा होगा तब भी होगा। यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर इज हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, और आई इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो
energy will be stored in the form of मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा तो एनर्जी घटेगा। और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ या घट सकता है वो इस फॉर्मूले के, मतलब तुम अगर आई को घटा दो तो मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगा, बराबर। तो इंटरलिंक्ड है सभी। तुम्हारा अगर आई घटा तो मैग्नेटिक फील्ड घटा, तो इनफैक्ट तुम्हारा एनर्जी भी घटा। समझ में आया क्या? जैसे कि हम लोग प्लेट्स में बोलते थे इन दोनों के बीच में एनर्जी है, कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी है। तो हम लोग ये बोलते थे कि अगर इस जगह का चार्ज घटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटा, और स्ट्रेंथ घटा तो बीच में जो एनर्जी थी वो भी घट गई। तो बेसिकली चार्ज घटा तो एनर्जी घटा, तुम डायरेक्टली बोल सकते थे। लेकिन ये भी चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर घट रहा है तो भी एनर्जी घट रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर इज आल्सो डिक्रीज। तो वो एनर्जी जो घटा वो किधर जा रहा है, बोलो? नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था, समझ गया। मैग्नेट जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और वो स्टोर हो रहा है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन इंडक्टर। बट स्टोर कहाँ हो रहा है अभी आप बताने वाले हैं। नहीं, वो जो एनर्जी घटा, मैंने बताया ना करंट घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटने लगा, तो इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो घटने लगी। वो एनर्जी गया किधर? हाँ हीट ही आता है, पता नहीं। हाँ, वो एनर्जी गया किधर? हीट में जाता है क्या, पता नहीं। सर हीट को लगा है। ये जो एनर्जी घटा वो बेसिकली इंड्यूस्ड करंट है। अच्छा, ओके। मैंने बताया था कि करंट जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो इसको सपोर्ट करने लग जाता है, तो कोई ना कोई तो है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये एनर्जी अपना घटाने लग गया कुछ इस तरीके से कि मैं इस करंट को सपोर्ट कर पाऊँ, तो इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में आ जाता है। अब वापस से इस जगह पे रेजिस्टेंस वगैरह लगा होगा, लोड वगैरह लगा होगा, तो वो एनर्जी किसी और फॉर्म में जा सकता है। लेकिन ये जो तुम्हारा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था वो कन्वर्ट हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा सर, मतलब इसमें हीटिंग का जो आएगा नहीं, मतलब इसमें तो होता रहेगा। हीटिंग तो रेजिस्टेंस होता है ना यार, हीटिंग क्या होता है? हीटिंग तो अच्छा, इंडक्टर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके। अब इंड्यूस्ड करंट आ गया तो मतलब हीट हो जाएगा, वो अलग चीज़ है, वो मुझे थोड़ी ना जानना है। मुझे तो ये जानना था कि कोर में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो घटा वो गया किधर, है ना? इंड्यूस्ड हाँ, फील्ड तो में अब हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर करंट इंक्रीज होता है तो इंड्यूस्ड करंट अपोज करता है, तो वो उसके पास जो स्टोर्ड एनर्जी था वो उस तरीके से एक्ट कराना स्टार्ट कर। ठीक है क्या? ओके। तो मैं वापस से अब इसका एनर्जी निकाला हाफ ऑफ Li स्क्वायर, उसको मैं यहाँ पे यूज करूँगा। एनर्जी स्टोर्ड इन एनी इंडक्टर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Li स्क्वायर। करंट इसमें आई है, वो जगह हाफ ऑफ Li स्क्वायर, क्योंकि इस इंस्टेंट पे करंट आई है। इस इंडक्टर का L का वैल्यू कितना है हमें पता है? सॉलिनॉइड है तो फिक्स है। पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ L की जगह पे मैं लिखूंगा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इंटू आई स्क्वायर। सही है क्या? देखो कुछ नहीं मिस कर रहे हैं हम लोग। नहीं सर, पहुंच। तो ये एनर्जी अपॉन वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ म्यू नॉट आई स्क्वायर एन स्क्वायर, है ना?
yes sir, हाँ तो ये अभी हम लोग यस क्या सर। निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी, हाँ सर हम्म। सेम आ रहा है, बी स्क्वायर एनर्जी बाय टू डेंसिटी एप्सिलॉन इज नॉट इक्वल्स टू एनर्जी एप्सिलॉन अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स नॉट टू ई बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, और इसको मैं म्यू नॉट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा हाफ म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ये हो म्यू नॉट जाएगा बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। जैसे कि हाँ, तो मैं फाइनल फार्मूला लिख देता हूँ, एनर्जी डेंसिटी is equals to delta E divided by delta V is equals to half of बी 1 by mu naught into V square। सबके लिए वैलिड है ना, ओके हाँ, जहाँ जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए वैलिड है। और इलेक्ट्रिक मुझको ना फील्ड वाले केस कंपेयर के लिए क्या था, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई एप्सिलॉन स्क्वायर। नॉट ई स्क्वायर, तो इसमें एप्सिलॉन नॉट ई एप्सिलॉन स्क्वायर। नॉट को हम लोग 1 बाय म्यू नॉट से रिप्लेस कर देते, याद होगा तुम्हें, हाँ। तो यहाँ पे इसमें रिप्लेस कर दो। ओके। डाइपोल में, हाँ, यस सर। तो यहाँ पे वो रिप्लेस करोगे तो भी हमारा आंसर का फॉर्मूला निकल के उस फॉर्म में आ जाए। सही है, ठीक है, तो यस ये सर, भी क्या था, यस एनर्जी सर। पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर तुम्हें एनर्जी निकालनी है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यस सर, यस सर। तो ये चीज हाँ सर। सिंपल है। एनर्जी डेंसिटी वैसे इसका यूज होता नहीं है कहीं पे, काम का है नहीं। करंट इन इंडक्टर स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग एल आर सर्किट बोलते हैं। करंट सर एक इन, चीज पूछनी है, हाँ, ये इंड्यूस करंट का कुछ सैचुरेशन लेवल नहीं होता क्या, मतलब जितना मैं करंट बढ़ाते जाऊंगा उतना इंड्यूस बनाते रहेगा, ये डिपेंड करता है कि तुम करंट को किस रेट से बढ़ा या घटा रहे हो। ओके हाई रेट से किया तो मतलब वो compete कर लेगा, करंट कांस्टेंट रखेगा किसी भी रेट पे, कांस्टेंट कांस्टेंट होता नहीं है, कांस्टेंट से थोड़ा, सपोज करंट बढ़ रहा है तो नेट करंट कितना निकाला हाँ था, आई माइनस ऑफ आई इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस, ये करंट क्या तुम पहले वाले इनिशियल करंट की इतना बोलोगे क्या, नहीं, ये इनिशियल करंट नहीं के से थोड़ा कम ज़्यादा होगा, होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि करंट ओके, अल्टीमेटली बढ़ेगा बढ़ेगा, ये बस अपोज करता है, उसके स्टेट को अच्छा अपोज करता अच्छा है। अच्छा ऐसा नहीं कि करंट एकदम बढ़ने ही नहीं देगा, करंट को बढ़ने देगा लेकिन अच्छा, धीरे मतलब धीरे करके बढ़ने देगा, अचानक से नहीं बढ़ने देगा। इसका भी एक कोई लिमिट है, मतलब ओके उसके ऊपर इंड्यूस नहीं दे सकता, हाँ, सही, ठीक है, तो करंट बढ़ेगा, बस वो धीरे धीरे। इंडक्टर क्या करेगा, अचानक से किसी भी चेंज को अपोज करता है। करंट था अचानक 5 से, एम्पियर और अचानक से मैंने कर दिया 10 एम्पियर, तो ये ओ नहीं होने, वो ये ओके चीज़ नहीं होने देगा। वो बोलेगा रुक जाओ, इंडक्ट कर लेगा उल्टा, हाँ 10 मिनट रुक जाओ, 10 सेकेंड रुक जाओ, उसके बाद फिर 10 एम्पियर करने दो। या फिर ये भी नहीं करने देगा गुड कि 5 गुड, एम्पियर है और अचानक से 0 एम्पियर हो जाए, हाँ इंस्टेंटली। मतलब हाँ, मेंटेन रखे, हाँ, वो ओके धीरे धीरे कराएगा डिक्रीज, लेकिन धीरे धीरे बोलेगा 10 सेकेंड रुक जाओ, 10 सेकेंड के बाद 0 करने दूंगा, तो इस तरीके से भाई होता नहीं है, है। लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसा कुछ होगा। करंट इन इंडक्टर एट t is equals to 0 और t is equals to infinity। हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था, ओके जिसको हम लोग एल आर सर्किट बोलते हैं। और एल आर एंड सर्किट वो वेरिएबल जो होगा वो हम लोग आगे जा करके पढ़ेंगे। तो समझो एट टी इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे क्या हुआ, पहला एट टी इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे जो इंड्यूस्ड करंट था
पहले मैं सर्किट बना लेता हूँ, फिर उसको समझा। ये हमारे पास एक इंडक्टर है और लेट्स से एक रजिस्टर है और एक बैटरी है। और मैंने क्या किया, इस जगह पे एक स्विच लगाया है और स्विच को मैं इंस्टेंटेनली क्लोज करने वाला हूँ t इज इक्वल टू 0। आरसी सर्किट जैसा कुछ। ओके। हाँ LR है, हाँ मतलब RC सर्किट जैसा ही है। अच्छा तो क्या मतलब होगा, अगर यहाँ पे इंडक्टर नहीं होता, एक नॉर्मल वायर होता, तो ये सिंपल सा बोलता रेजिस्टेंस इस तरफ है और बैटरी इधर है। जैसे क्लोज करोगे t इज इक्वल टू 0 पे, तो इसमें करंट जो है वो कितना फ्लो करने लग जाना चाहिए था, V/R, V/R। अगर इंडक्टर नहीं होता तो। हाँ। और उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब क्लोज नहीं किया गया था तो करंट कितना था, 0। और 0। ये करंट अब कितना होना चाहता है, V/R होना चाहता है। इंडक्टर देखेगा, बोलेगा अच्छा तुम्हारा तो करंट 0 था, तो ऑटो क्यों देखेगा, वोल्टेज कांस्टेंट है ना या वेरिएबल? वोल्टेज कांस्टेंट है लेकिन करंट वेरिएबल हो गया ना। तुमने जैसे ही t इज इक्वल टू 0 पे कनेक्ट किया इसको, तो ये अचानक से वायर में इतना करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा। तो इंडक्टर जैसे देखेगा बोलेगा तुमने अचानक से करंट बढ़ाया अच्छा इतना, इतना तो मैं बढ़ने दो नहीं दूंगा, अच्छा अच्छा। टाइम लगेगा। टाइम 0 पे तो एकदम। उस पर्टिकुलर ओके ओके। ओके। इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा। इस पर्टिकुलर सही है। इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ओके। करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा। तो एट t इज इक्वल टू 0 पे मैं इंडक्टर को एक ओपन सर्किट की तरह से, ठीक है, हाँ ऐसा बताया था सर ने हम लोग के, ओके। रीजन नहीं समझता था। ठीक है। ओपन सर्किट, यस सर। ओपन सर्किट की तरह मैं इसे ट्रीट करूंगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और करंट कितना रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए यस 0 रहेगा, तो धीरे 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 करके बढ़ेगा। जब हम लोग LR सर्किट पढ़ेंगे जिसमें कि टाइम वेरिएबल होगा और किसी भी टाइम पे करंट निकालेंगे, तो उसमें हमें अच्छे तरीके से दिखे। दूसरा केस, करंट फ्लो कर रहा था और अचानक से हम लोग घटाना चाहते हैं। ये रेजिस्टेंस है और ये एक स्विच था यहाँ पे, अभी तो कनेक्टेड है बैटरी से, और बहुत टाइम हो चुका है इसमें करंट आराम से फ्लो कर रहा था। तो ये एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पे था, तो इसमें करंट कितना था, V/R। यस सर। और मैं अचानक से स्विच को अब क्या करना चाहता हूँ, इसको खत्म करना चाहता हूँ, स्विच को इन द सेंस करंट को मैं अचानक से 0 करना चाहता हूँ। ठीक है। ओके। कोई भी ऐसा चीज किया मैंने जिससे कि मैं करंट को 0 करना चाहता हूँ अचानक से। अच्छा बैटरी को, वोल्टेज सोर्स की वजह हाँ से ना। हाँ, बैटरी को हटा करके सिंपल वायर से कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी की सोर्स नहीं है तो करंट कहाँ से आएगा, नहीं आना चाहिए था। हम्म, लेकिन क्योंकि करंट ये अचानक से 0 हो जाना चाहिए, तो ये इंडक्टर को हजम नहीं होगा, बोलेगा कि तुम तो पहले इतना करंट फ्लो करा रहे थे, अब अचानक से 0 करना चाहते हो, मैं करने नहीं दूंगा। स्लोली क्यों, स्लोली करो। क्योंकि मेरे पास एनर्जी है, ओके। मेरे पास एनर्जी है, ओके। मैं यूज कर सकता हूँ उसको। तो उसने क्या किया, अचानक से इस एनर्जी को यूज किया और जितना करंट फ्लो कर रहा था उतना ही करंट उसमें फ्लो इंड्यूस करा दिया। करा दिया। अच्छा। तो उस पर्टिकुलर यस। इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट का कोई भी चेंज नहीं होगा। तो मैं इसे एक सिंपल वायर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो अपोज और सपोर्ट का बात बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अपोज और हाँ सपोर्ट का सही बात है। बताया। ये करंट सिचुएशन, इंक्रीजिंग हाँ ये सिचुएशन तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब इसमें ओके। ये सिचुएशन क्वेश्चन में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये बस मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। अब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करेंगे। मतलब मैंने t इज इक्वल जब टू बैटरी 0, नहीं भी है तभी भी सर्किट कंप्लीट, ऐसा है ना।
इस केस? बैटरी को मैंने शॉर्ट सर्किट किया, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दिया और या फिर सर्किट बैटरी को हटा। कंप्लीट है हाँ, तभी तो भी सर्किट कंप्लीट है तभी भी। इंडक्टर सोर्स अभी बन गया ना उस इंस्टेंट में? हाँ, इसमें क्या बन गया, इंडक्टर सोर्स बन गया, वो एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगा। ये हमारा आगे ओके। यूज आएगा। बस अभी मैंने क्या किया था, कनेक्ट किया था t इज इक्वल टू जीरो पे, तो धीरे 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 इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करते जाएगा, और जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब अपना मैक्सिमम इंडक्शन हो चुका रहेगा करंट का, तो बढ़ता रहेगा। तो t इज इक्वल टू जब इन्फिनिटी होगा, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उस समय करंट धीरे 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 बढ़ते जाएगा, यस सर। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सेचुरेशन लेवल रीच कर जाएगा, अपने मैक्सिमम करंट के लेवल को रीच कर जाएगा, और उस समय करंट कितना हो जाएगा, V बाय आर हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी एक क्लोज्ड सर्किट। इंडक्शन को नेग्लेक्ट भी कर दिया, जो करंट इंडक्शन। वायर हो जाएगा ना वो इंडक्शन इंडक्टर। करेगा ही नहीं, क्योंकि ये करंट ही कांस्टेंट हो गया है ना। ओके, बढ़ नहीं रहा। हाँ वो भी है। यस। बराबर, तो करंट विल यस बिकम सर। कांस्टेंट एट t इज इक्वल टू जीरो ओके। और एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एक शॉर्ट सर्किट या फिर क्लोज्ड सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है क्या, ये फर्स्ट और ये सेकंड यस केस, सर। ये t इज इक्वल टू जीरो के लिए और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए बातें हमने बोली। करंट कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा बात बताया। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन काफ़ी आसान होगा, समझ में आ जाएगा। से सर्किट दिया गया, जैसे कि हम लोग वहाँ पे कैपेसिटर में करते थे, वैसा ही क्या? क्वेश्चन यहाँ पे होगा। अच्छा, वो इंटीग्रेट करोगे? नहीं नहीं, अभी इंटीग्रेशन वाला। वगैरह काम नहीं है, इंटीग्रेशन वाला बात है। ये V है, ये R है, और ये R है, और ये R है, और ये L। तो t इज इक्वल टू जीरो और इन्फिनिटी पे करंट बताना है कितना होगा, ये वाला I1। अच्छा सर, इधर नोटिस कर रहे हैं तो उल्टा सिचुएशन हो रहा है, मतलब उधर कैपेसिटर इक्वल टू जीरो पे वो था कनेक्टिंग। एक सेकंड, ठीक है। क्या उल्टा सिचुएशन था? नहीं नहीं, आपने बताया था ना सर, कैपेसिटर भी मतलब टाइम जीरो पे एक कनेक्टिंग वायर जैसे काम करता है, मतलब हमेशा याद चार्ज फ्लो रखना, होता रहता t इज इक्वल टू जीरो पे क्या करना है, इंडक्टर को एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करना है या फिर है। हाँ। रिप्लेस कर देना, और इन्फिनिटी पे एक सिंपल शॉर्ट सर्किटेड वायर से रिप्लेस कर देना। सॉल्व करो इसको, सिंपल है। कैपेसिटर में हम लोग जैसे करते थे उसी तरीके से, कैपेसिटर में t इज इक्वल टू जीरो पे हम लोग क्या एज्यूम करते थे, कनेक्टिंग, एक सिंपल क्योंकि वायर की चार्ज तरह, फ्लो हो रहा और है। यस। इनफाइनाइट टाइम पे हम लोग क्या एज्यूम करते थे, एक ओपन सर्किट की तरह। ब्रोकन। तो ये जो चीज़ हाँ। है इसका उल्टा है। यस सर। हाँ वही। t इज इक्वल टू जीरो पे मैंने सर्किट बना दिया ऐसा, ये ओपन ऐसा, पी आर, तो करंट कितना हो जाएगा, I1 V बाई टू आर, यस सर। और t अगर इन्फिनिटी होगा। ये सब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है हमारे लिए, टू वी बाई थ्री आर। बिल्कुल ईजी है। ये R और ये R, इसमें करंट होगा I1, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R बाई टू प्लस ऑफ R, 3R थ्री बाई बाई टू, टू आर। और यस सर। इधर से तुम्हारे I निकल के आ गया, विच इज इक्वल टू 2V बाई थ्री टू आर। वी बाई थ्री आर। सो I1 कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ वी बाई थ्री आर। यस सर। V बाई थ्री, सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन अच्छा टू है। वी बाई थ्री आर ना? आधे हो जाएंगे ना करंट,
दोनों में डिवाइड होगा। I1 तो हल्का होगा ना। अच्छा I1 इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा ना, आधा हो जाएगा। एक स्विच है यहाँ पे, और ये रजिस्टर और ये इंडक्टर, और इसे जिस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया, इस तरफ स्विच है, रजिस्टर और ये बैटरी। इस तरफ जो बैटरी है वो इसका EMF E है, और इसका जो EMF है वो 4E है, और इसका इंडक्टेंस L है। ये स्विच S1 है और ये S2 है। रेजिस्टेंस को मैं R ले लेता हूँ और इसका 2R। और क्वेश्चन बोला गया है कि इनिशियली S1 was closed, S1 closed and S2 was open for a long time. अब क्या किया गया, at t is equals to 0, S1 ना, अब क्या किया, S1 को ओपन कर दिया गया और S2 को क्लोज कर दिया गया। इस तरीके से क्लोज कर दिया गया। अच्छा गया, then find the rate of change of current at that instant। सॉल्व करो। और ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियसली किया गया, इसमें टाइम नहीं लगा, अचानक से ही हो गया ये चीज़, ऐसा assume करके तो मैंने मतलब S1 को इंफिनिटी तक क्लोज किया, फिर खोला, फिर टाइम 0 मतलब हाँ, अब यहाँ से इसका मैंने इंफिनिटी। हाँ, मैंने यहाँ को इस वाले टाइम को 0 किया, ओके। ठीक है। ये इनफाइनाइट टाइम लगा होगा इसको, लेकिन मैं क्लॉक को यहाँ पे 0 सेट किया। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, आंसर सभी पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर तो हम लोग चीज़ों को कर ही सकते हैं। सर्किट कुछ ऐसा है, और ये ऐसा दिया है, इंडक्टर ऐसा है, ये रेजिस्टेंस 2R और ये रेजिस्टेंस R, इसका इंडक्टेंस E और ये 4। तो जब t इज इक्वल टू 0 पे था तो ये क्या था, कनेक्टेड था इस तरीके से, और ये ओपन था। तो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, एक स्टेडी स्टेट आ गया होगा, और स्टेडी स्टेट पे इसमें करंट जो होगा फ्लो करने लग गया होगा, और वो कितना हो गया होगा फ्लो करते करते, V/R, यस सर। है ना। इतना करंट स्टेडी स्टेट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पहुंच चुका होगा। अब इस इंस्टेंट पे क्या गया, इसको ओपन किया गया और इसको क्लोज किया गया, तो ये सर्किट तो बेकार ही है, उसको तो हटा ही दो। और ये एक इंडक्टर है, और ये अब सर्किट बन गया हमारा, आया ना। यस सर। यस सर। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसमें करंट कितना रहेगा, तुम ये मुझे बताओ। ये 4E है और ये 2R है, क्या 4E डिवाइड बाई 2R रहेगा, या फिर E डिवाइडेड बाय R रहेगा। मैंने बताया हुआ है कि इंडक्टर क्या है, वो इंस्टेंट चेंज को अपोज करता है, वो होने नहीं देगा ऐसा। वो बोलेगा पहले तुम करंट फ्लो करा रहे थे E/R, तो अभी भी E/R ही फ्लो करेगा,
क्यों? क्योंकि मेरे पास एनर्जी है, मैं अचानक से फ्लो करा दूंगा एनर्जी को। मेरी बात समझ में आई? तो नहीं। मैंने ओके। ऊपर क्या समझाया था वही चीज़ तो समझाया। जैसे ही मैं इस सर्किट हाँ को ज़ीरो करा तो अपना एनर्जी को यूज़ कर लिया और इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में डाल दिया। करंट को अचानक से ज़ीरो होने नहीं दिया और उससे पहले बढ़ने भी नहीं यस दिया सर। था अचानक से। तो यहाँ पे भी अचानक से करंट कितना होना चाहता है? पहले करंट था E/R, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में था। और इस सर्किट के हिसाब से देखें तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन में। तभी। और कितना होना चाहिए था? 2E/R। 2E/R। यस सर। एक तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था और चाहता है कि अब इस डायरेक्शन में हो जाए और वो भी 2E/R से फ्लो करे। क्या ऐसा चेंज होने देगा क्या वो? अच्छा, इंस्टैंटेनियसली तो नहीं होने ओके, देगा। मतलब कि नहीं। करंट पहले E/R था, अब ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो होने के बाद फिर नेगेटिव डायरेक्शन में 2E/R हो जाए उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो ये बिल्कुल इंस्टैंटेनियस नॉट पॉसिबल नहीं पॉसिबल। है। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट इतना ही रहेगा। तो हमारा सर्किट डायग्राम कैसा होगा? सर्किट डायग्राम में इंडक्टर जो है वो ऐसा ही है और करंट इस डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे E/R ही रहेगा और ये 2R और ये 4E। एक सर्किट में एक ही करंट हो सकता है, तो इनफैक्ट करंट जो है इसमें भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है। और क्या मैं इस इंडक्टर को एक बैटरी की तरह रिप्लेस देख सकता हूँ? इसको रिप्लेस कर देता हूँ बैटरी से। ये बैटरी भी ऐसा बनेगा और इंड्यूस्ड जो होगा वो LdI/dt होगा। ठीक है ना? इतना तो सोचा भी नहीं था। हम्म। अब इसमें लूप ला लगाओ। ओके। अब इसमें लूप ला लगाओ। करंट इसी डायरेक्शन में है तो ये ऐसे जाएगा, प्लस इधर होगा और माइनस इधर होगा। किसी एक जगह से स्टार्ट कर लो। चलो इस जगह से स्टार्ट कर लेते हैं। इसका प्लस इधर, माइनस ऑफ 4E, फिर प्लस का उल्टा -2R इंटू आई। आई कितना है हमारा? दिस मच विच इज E/R। नहीं भाई यार। और फिर इधर आया तो ये माइनस एंड प्लस, माइनस का उल्टा प्लस LdI/dt इज इक्वल टू 0। सो LdI/dt इज इक्वल टू R। R कैंसिल आउट कर लो, ये हो जाएगा 2E और ये 6E हो जाएगा। सही है क्या? यस सर। सो di/dt विल बी इक्वल टू 6E/L। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो मेरा मिसकंसेप्शन भी समझ ली। हाँ, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था और यूनिक है। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट क्लास से हमारा LR सर्किट स्टार्ट होगा।